कैसे हैं आप लोग। आज आप लोगों को मॉडल प्रश्न पत्र का पूरा डिटेल्स सॉल्यूशन और उसका एनालिसिस करेंगे हम लोग। ये जो है 2022-23 जो इस वर्ष एग्ज़ाम होने वाला है क्लास 11th का, तो ये भौतिकी है, फिजिक्स है, फिजिक्स सब्जेक्ट का। इसमें 40 प्रश्न रहेंगे और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित रहेगा। तो देखिए, इसका हम लोग देखते हैं कि मॉडल प्रश्न में क्या है, मॉडल प्रश्न कैसे है, और उसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं, आंसर देखते हैं। प्रत्येक क्वेश्चंस का आंसर बताएंगे पूरे डिटेल्स के साथ। तो बने रहिए अंत तक वीडियो में। चलिए देखते हैं। ये जो है पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए। पहला क्वेश्चन है, एन इंडियन साइंटिस्ट हु वन नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इज। देखिए, इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दिया हुआ है क्वेश्चंस, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हिंदी में क्या है कि भौतिक के लिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाला एक भारतीय वैज्ञानिक है, कौन है? जेसी बोस, एच.जे. भाभा, एम.एन. साहा, सी.वी. रमन। तो नोबेल प्राइज किसको मिला था? सी.वी. रमन जी को मिला था। किसमें मिला था? स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए मिला था। तो क्या आंसर हो जाएगा? सी.वी. रमन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए सिस्टम ऑफ यूनिट। निम्नलिखित में से कौन इकाई प्रणाली नहीं है? तो देखिए, इसमें जो इकाई प्रणाली क्या क्या है, एमकेएस सिस्टम है, मास केजी सेकेंड, सीजीएस भी है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, और ये जो है, तो देखिए क्या है ये कि एमकेएस सिस्टम जो है, एमकेएस ये तो सिस्टम ऑफ यूनिट है, सीजीएस भी सिस्टम ऑफ यूनिट है, एसआई भी है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, एसआई यूनिट है। तो डेसिबल नहीं है। डेसिबल क्या है? डेसिबल एक यूनिट है, किसका? साउंड इंटेंसिटी का। तो क्या हो जाएगा? डी नंबर। ये बात समझ में आया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल क्या है कि इन एसआई सिस्टम द फंडामेंटल यूनिट यार। इसमें कौन जो है एसआई सिस्टम, इन एसआई सिस्टम द फंडामेंटल यूनिट, कौन फंडामेंटल यूनिट है? तो फंडामेंटल यूनिट इसमें क्या है, आप देख सकते हैं कि फंडामेंटल यूनिट में क्या क्या आता है। मीटर आता है, केजी आता है, सेकेंड आता है, एम्पियर आता है, जो है केल्विन आता है, मोल आता है, कैंडेला आता है। तो ये चीज़ हम लोग देख लेंगे कि किसमें किसमें ये ऑप्शन दिया हुआ है। मीटर है, केजी है, पहला ऑप्शन देखिए, मीटर है, केजी है, सेकेंड है, एम्पियर है, मीटर है, किलोग्राम है, सेकेंड है, एम्पियर है, केल्विन है, और मोल है, और कैंडेला है। ये ऑप्शन तो है। और दूसरा ऑप्शन भी देख लीजिए, मीटर है, किलोग्राम है, दूसरा कूलम, केल्विन, मोल, कैंडेला। ये दूसरा क्या होता है? ये तो गलत है। मीटर, न्यूटन, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, मोल, कैंडेला, ये भी गलत है, क्योंकि न्यूटन जो है ये जो है फंडामेंटल यूनिट में जो है, जो 7 फंडामेंटल यूनिट है वो इसमें नहीं है, न्यूटन नहीं है। डी नंबर देखिए, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, मोल, फ्लक्स भी नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ये फंडामेंटल यूनिट है। 7 फंडामेंटल यूनिट है, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, मोल और कैंडेला। ये बात समझ में आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, एक वाहन आधी दूरी v1 की चाल से और आधी दूरी v2 से तय करता है तो उसकी औसत चाल क्या हो जाएगा। ए व्हीकल ट्रेवल हाफ डिस्टेंस विथ v1 एंड हाफ विथ स्पीड v2 देन द एवरेज स्पीड इज, एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा v1 प्लस v2 बाय 2, इसका मीन निकाल दिए तो ये हो जाएगा एवरेज। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए नंबर, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या है देखिए कि which of the flowing can be used to decide which of the flowing can be used to describe how fast an object is moving along with the direction of motion at a given instant of time। तो इसमें क्या हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग यह वर्णन करने के लिए किया जा सकता है कि यह निश्चित समय में गति की दिशा के साथ साथ कोई वस्तु कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो क्या हो जाएगा, क्या निकालना पड़ेगा हम लोग को, क्षणिक वेग निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, क्षणिक वेग, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। तो ये इसका आंसर हो गया, क्षणिक वेग निकालना पड़ेगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। ये नेक्स्ट सवाल है 6 नंबर, मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल का मैक्सिमम रेंज क्या होगा। प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसे होता है, यहाँ किसी एंगल से अगर किसी को थ्रो किया जाता है तो कितना दूरी पर गिरेगा। तो प्रोजेक्टाइल मोशन का रेंज क्या होता है, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो साइन 2 थीटा का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा 45 डिग्री होगा। 45 होगा तो साइन 90 हो जाएगा, और साइन 90 का वैल्यू 1। तो आर बराबर क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर बाई जी। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए 7 नंबर का सवाल देखिए क्या है। 7 नंबर का सवाल है कि ये बॉडी ट्रेवल अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 2 मीटर विथ लीनियर वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड देन द एंगुलर वेलोसिटी इज। तो लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में कोई अगर सर्कल पर घूमेगा तो लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है, v बराबर होता है आर ओमेगा। क्या होता है, आर ओमेगा। तो ओमेगा बराबर कितना हो जाएगा, इसमें कोणीय वेग निकालना है तो ओमेगा बराबर कितना हो जाएगा, v बाय आर। v कितना है 6, आर कितना है 2, कितना हो जाएगा 3। तो 3 रेडियन पर सेकेंड हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 8 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्सेलरेशन इज विच टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। एक्सेलरेशन क्या है, किस टाइप का फिजिकल क्वांटिटी है, वेक्टर है, स्केलर है, टेंसर है या नन ऑफ दीज है। यानी त्वरण किस प्रकार की भौतिक राशि है। तो त्वरण जो होता है वो क्या है, वेक्टर है। क्या है, इसका मैग्नीट्यूड भी होगा, इसका दिशा भी होगा और परिमाण भी होगा। तो क्या हो जाएगा, सदिश राशि होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है देखिए, नेक्स्ट कह रहा है, नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि ये स्टूडेंट स्टडीज सम इक्वेशन पावर इक्वल टू वर्क बाय टाइम, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम। तो हाउ मेनी वेक्टर क्वांटिटी आर कंटेन इन दिस इक्वेशन। यानी एक विद्यार्थी जो है, ये सब इक्वेशंस है, शक्ति का इक्वेशन है, बल का इक्वेशन है, वेग का इक्वेशन है, इसमें कितने जो है क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्या है देखिए, वेक्टर क्या है, बल है 1, त्वरण है 2, वेग है 3, विस्थापन है 4। तो 4 जो है क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन 4, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या है देखिए, क्या है कि टू शेक ऑफ वाटर फ्रॉम ए वेट क्लॉथ इट इज कॉमन टू गिव इट ए सडन जर्क इन डूइंग सो वी आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ। क्या कह रहा है कि गीले कपड़े को सुखाने के लिए उसे अचानक झटका लगाना आम बात है, ऐसा करने में हम किसका लाभ उठा रहे हैं।
तो देखिए जब गीला कपड़े को हम लोग, गीला कपड़े मान लीजिए कपड़ा है, गीला कपड़ा है, इसको अगर झाड़ते हैं हम लोग तो ये रेस्ट में रहता है। जब झाड़ते हैं तो ये मोशन में आता है, और मोशन में जब आता है तो लॉ ऑफ क्या होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण जो है पानी जो जल है इसमें कपड़ा में, वो रेस्ट में रहना चाहता है, वो रेस्ट में रहना चाहता है, लेकिन कपड़ा मोशन में आ जाता है, जिसके कारण जो है रेस्ट ऑफ इनर्शिया के कारण वाटर जो है ड्रॉप हो जाता है, झड़ जाता है। तो क्या हो जाएगा, न्यूटन की गति का पहला नियम। न्यूटन की गति का पहला नियम का लाभ लेते हैं। ये बात समझ में आया। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल है कि गोली चलाने के बाद हम बंदूक के पीछे हटने का अनुभव क्यों करते हैं? क्योंकि जब बंदूक चलाते हैं तो गोली निकलता है बड़ा फास्ट, तो उसका वेलोसिटी बहुत ज़्यादा रहता है, वेलोसिटी ज़्यादा है तो मोमेंटम भी ज़्यादा रहता है। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, संवेग संरक्षण के सिद्धांत से, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से क्या होता है कि पीछे की ओर भी बल लगता है। और न्यूटन का तीसरा गति का भी नियम इसमें फॉलो होता है कि क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होगा, पीछे बैकवर्ड फोर्स लगेगा, जिसके कारण झटका लगता है। तो क्या आंसर हो जाएगा, क्योंकि गोली के पास अधिक रेखीय संवेग होती है। बी नंबर हो जाएगा ऑप्शन, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है देखिए, सवाल 12 नंबर का सवाल है कि मास ऑफ बॉडी इज 2 kg, द मास ऑफ बॉडी इज 2 kg, इट वेट इज। मास दिया हुआ है 2 kg, तो वेट कितना हो जाएगा, वेट हो जाएगा mg हो जाएगा। मास कितना है 2 kg है, तो 2 × 9.8। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, पृथ्वी का गुरुत्व त्वरण 9.8 है, तो कितना हो जाएगा 19.6 न्यूटन हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा 19.6 न्यूटन, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 13 नंबर का सवाल है। 13 नंबर का सवाल क्या है देखिए, 13 नंबर, ए पैसेंजर इन मूविंग बस थ्रू फॉरवर्ड व्हेन द बस इज सडनली स्टॉप, दिस एक्सप्लेन्ड। करा कि चलती बस में, जब कोई बस है, बस चल रही है, बस जो है चल रही है, चलती बस में एक यात्री बस के अचानक रुकने पर आगे की ओर गिर जाता है, यह समस्या किसके कारण है? तो ये क्या कारण है, इनर्शिया के कारण है, न्यूटन के प्रथम गति के नियम से, इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया। तो कौन सा इसमें लॉ लग रहा है, इनर्शिया ऑफ मोशन। उस पर बैठा हुआ आदमी मोशन में है, तो मोशन में ही रहना चाहता है। जब ब्रेक लगती है तो बस स्टॉप हो जाता है, बस रेस्ट में आ जाता है, लेकिन इस पर बैठा हुआ आदमी गति में ही रहना चाहता है। तो क्या है, इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण आगे की ओर झुक जाता है। तो इनर्शिया ऑफ मोशन किस में दिखाता है, न्यूटन के प्रथम गति नियम से, तो न्यूटन के पहले नियम से। ये बात समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं आगे क्वेश्चंस क्या है देखिए, कंजर्वेशन मोमेंटम इन ए कोलिजन बिटवीन पार्टिकल्स कैन बी अंडरस्टूड फॉर्म। देखिए, कणों के बीच टकराव में संवेग संरक्षण निम्न में से समझा जा सकता है। तो क्या ऑप्शन दिया है, ऊर्जा का संरक्षण, केवल न्यूटन का पहला नियम, केवल न्यूटन का दूसरा नियम, न्यूटन के दूसरे और तीसरे नियम दोनों से। दूसरे और तीसरे दोनों के नियम से हम लोग उसको समझ सकते हैं। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा, टी नंबर, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है कि एम द्रव्यमान का एक पिंड समतल सतह पर रखा गया है, इसे सतह के समांतर ले जाने के लिए एक बल लगाया जाता है, जिस विकसित घर्षण बल एफ के समानुपाती होता है। देखिए, घर्षण बल क्या है, कोई ब्लॉक है, मान लीजिए कोई ब्लॉक है, ये घर्षण बल ये आगे जा रहा है तो घर्षण बल पीछे लगेगा एफ। तो घर्षण बल कितना होता है, एफ इक्वल टू म्यू आर होता है, म्यू आर। आर क्या है, नॉर्मल फोर्स है, आर क्या है, नॉर्मल फोर्स है। और नॉर्मल फोर्स किसके बराबर होता है, वेट के बराबर होता है। तो क्या हो जाएगा, म्यू
mg, म्यू mg हो जाएगा। तो किसके समानुपाती हो रहा है? द्रव्यमान के समानुपाती हो रहा है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर कि पिंड का द्रव्यमान के समानुपाती होगा। 15 नंबर का बी, कोई दिक्कत नहीं है। 15 का बी द्रव्यमान के समानुपाती होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल क्या है देखिए, ये 16 नंबर का सवाल है। इन ए काइंड ऑफ कोलिजन, किसी भी तरह की टक्कर में रेखीय संवेग हमेशा संरक्षित होती है, गतिज ऊर्जा हमेशा संरक्षित होती है, ए और बी दोनों, और न ए न बी क्या होगा? देखिए टक्कर दो तरह का होता है, एक इलास्टिक होता है, एक नॉन इलास्टिक होता है। तो इलास्टिक टक्कर जब होता है तो गतिज ऊर्जा संरक्षित रहता है, लेकिन इनइलास्टिक कोलिजन में गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहता है। तो क्या हो जाएगा? संवेग दोनों में संरक्षित रहता है, चाहे इलास्टिक कोलिजन हो या इनइलास्टिक कोलिजन हो। तो इसमें क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो रैखिक संवेग हमेशा संरक्षित रहता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए नंबर। ये बात समझ में आया? चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। 17 नंबर का सवाल है कि पोटेंशियल एनर्जी इजकल टू मास इंटू डैश इंटू हाइट। तो पोटेंशियल एनर्जी किसके, ये जो दिया हुआ है पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे क्या होगा? तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी जो होता है mgh, क्या होता है? mgh, मास इंटू एक्सलेशन एंड हाइट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? जी क्या है? एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा, ग्रेविटेशनल एक्सलेशन हो जाएगा, ग्रेविटेशनल एक्सलेशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं 18 नंबर का देखते हैं। 18 नंबर का सवाल क्या है? एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इज इक्वल टू, एरिया अंडर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इज इक्वल टू। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ होगा, मान लीजिए ये फोर्स लग रहा है मान लीजिए इधर, और इधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है मान लीजिए डी। तो क्या निकलेगा? तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वर्क होता है। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो क्या आंसर हो जाएगा? वर्क डन, सी नंबर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो जाएगा? 18 का सी, वर्क डन। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल क्या है? 19 नंबर क्या है? टॉर्क एक्टिंग ऑन बॉडी इज द रोटेशनल एनालॉग ऑफ टॉर्क। टॉर्क एक्टिंग क्या है? किसी पिन पर लगने वाला टॉर्क किसका घूर्णी अनुरूप है? तो टॉर्क क्या होता है? फोर्स इंटू टॉर्क। टॉर्क जो होता है, टॉर्क जो होता है वो क्या होता है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस टॉर्क होता है। तो किसका हो जाएगा? एनालॉग किसका हो जाएगा? ये फोर्स का हो जाएगा। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा इसका? दिया हुआ ऑप्शन मास, फोर्स, वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन आंसर? फोर्स। ये बात समझ में आया? तो ये हो गया फोर्स, यानी किसी पिंड पर लगने वाला टॉर्क किसका घूर्णी अनुरूप है? तो बल का। किसका? बल का। ये बात समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच फिजिकल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंट बाय द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर एक्सलरेशन। तो जड़त्व, आघूर्ण और कोणीय त्वरण के गुणनफल द्वारा कौन सी भौतिक राशि प्रदर्शित की जाती है? तो देखिए, हाँ, आई अल्फा क्या होता है? तो क्या होता है? टॉर्क होता है। क्या होता है? टॉर्क, टॉर्क। तो आई अल्फा क्या होता है? टॉर्क होता है। जिस तरह से फोर्स होता है मास इंटू एक्सलेशन, उसी तरह टॉर्क होता है जड़त्व, आघूर्ण इंटू कोणीय त्वरण। तो क्या आंसर हो जाएगा? टॉर्क, बी नंबर, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट सवाल क्या है देखिए। नेक्स्ट सवाल क्या है देखिए।
नेक्स्ट सवाल है, अधिक कोई पिंड अपने द्रव्यमान के केंद्र से गुजरते हुए एक अक्ष पर घूम रहा है तो इसका कोणीय संवेग किस दिशा में है? कोणीय संवेग की दिशा क्या होगा? तो कोणीय संवेग जो इसका होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन किधर होगा? कोई घूम रहा है तो इसका जो कोणीय संवेग का दिशा होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन की दिशा में होगा। ये बात समझ में आया? घूर्णन की धुरी की दिशा में, तो ये ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल क्या है कि एस्केप स्पीड ऑफ बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ प्लांट डज नॉट डिपेंड ऑन। क्या लिखा है कि किसी ग्रह, वहाँ प्लांट लिख दिया है, गलती है थोड़ा सा। किसी ग्रह की सतह पर पिंड की प्लायन गति निर्भर नहीं करती है। प्लायन वेग, एस्केप वेलोसिटी, तो एस्केप वेलोसिटी क्या होता है? तो एस्केप वेलोसिटी जो होती क्या होता है? √2g r, या क्या होता है, इस चीज़ को लिख सकते हैं हम लोग √2gm/r, दोनों एक ही बात है। तो किस पे डिपेंड कर रहा है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा है। गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक बड़ा जी पे डिपेंड कर रहा है, इस पे डिपेंड कर रहा है। ग्रह की त्रिज्या पे भी डिपेंड कर रहा है, ग्रह के द्रव्यमान पे भी डिपेंड कर रहा है, लेकिन पिंड के द्रव्यमान पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो क्या आंसर हो जाएगा? सी नंबर, पिंड का द्रव्यमान। यानी एस्केप वेलोसिटी पिंड के द्रव्यमान पे डिपेंड नहीं करता है। ये बात समझ में आया? नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग कि द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस पर कहाँ पे जी का वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा? क्या है? वही क्वेश्चन है। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण, हाँ कहाँ, क्या दिया? ऑप्शन दिया, देखिए, मैक्सिमम एट पोल, मैक्सिमम एट इक्वेटर, मिनिमम एट पोल, इक्वल बोथ एट पोल एंड इक्वेटर। तो कहाँ पे होता है सबसे ज़्यादा? पोल पे होता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? पोल पे, ध्रुव पे होता है। ये बात समझ में आया? क्योंकि ध्रुव पर जो है पृथ्वी कैसी है? थोड़ा सा दबा हुआ है, वहाँ पे रेडियस थोड़ा कम है, तो इसलिए वहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज़्यादा होता है। पोल पर गुरुत्व त्वरण का वैल्यू ज़्यादा होगा। ये बात समझ में आया? नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है 24 नंबर, किस पिंड का प्लायन वेग द्रव्यमान पर निर्भर किस प्रकार करता है? देखिए, प्लायन वेग जो होता है द्रव्यमान पे डिपेंड करता नहीं है, पिंड के द्रव्यमान पे डिपेंड नहीं करता है। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा? ए नंबर, क्योंकि m के पावर 0 बराबर 1। ये बात समझ में आया? नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग कि हाइड्रोलिक ब्रेकर वर्क ऑन द बेसिस ऑफ। हाइड्रोलिक जो ब्रेक्स होता है किस सिद्धांत पे, किसके सिद्धांत पे काम करता है? तो हाइड्रोलिक ब्रेक जो है वो किसके सिद्धांत पे काम करता है? तो पास्कल के सिद्धांत पे काम करता है। किसके सिद्धांत पे काम करता है? पास्कल ने ही हाइड्रोलिक प्रेशर का लॉ दिया हुआ है। लॉ ऑफ हाइड्रोलिक प्रेशर किसका है? पास्कल्स का है। ये बात समझ में आया? अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग कि बर्नौली का सिद्धांत। नेक्स्ट सवाल क्या है कि ये बॉडी इज फॉलिंग फ्रीली इन ये विस्कस लिक्विड फाइनली इट। तो क्या होगा कि कोई पिंड किसी श्यान द्रव में स्वतंत्र रूप से गिर रहा है, अंत में यह क्या होगा कि यह टर्मिनल वेलोसिटी को गेन करेगा। क्या करेगा? टर्मिनल वेलोसिटी को ये गेन करेगा। यानी क्या होगा? इसका वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा। तो एक निरंतर वेग के साथ गिरता है, घटते वेग के साथ गिरता है, बढ़ते वेग के साथ गिरता है, तरल में आराम करने के लिए आता है। तो क्या होगा? मीडियम है, कुछ गिर रहा है यार, विस्कस लिक्विड है, तो इसका वेलोसिटी ऊपर की ओर फोर्स लगेगा, विस्कस फोर्स लगेगा। तो विस्कस फोर्स लगेगा तो इसका वेलोसिटी क्या होगा? घटता जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा जब यह मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ गिरेगा, तो उसको कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। तो क्या होगा? ऑप्शन देखिए ध्यान से, यह निरंतर वेग के साथ गिरता है, घटते वेग के साथ गिरता है, बढ़ते वेग के साथ गिरता है, तरल में आराम करने के लिए आता है। इसका ऑप्शन देख लीजिए, अंग्रेजी वाला भी ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग।
fall with constant velocity, fall with decreasing velocity, fall with increasing velocity comes to rest in the liquid। तो क्वेश्चंस भी क्या है कि ये फाइनली बोल रहा है, फाइनली क्या होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से गिरेगा, टर्मिनल वेलोसिटी से गिरेगा। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, ए नंबर हो जाएगा। टर्मिनल वेलोसिटी यानी कांस्टेंट स्पीड से वो गिरेगा, वेलोसिटी से गिरेगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल है, क्या कि द वेलोसिटी अप टू विच द फ्लो ऑफ लिक्विड रिमेन्स स्ट्रीमलाइंड एंड अबव विच इट बिकम्स टर्बुलेंट इज कॉल्ड। जिस वेग तक किसी द्रव का प्रवाह धारा रेखित रहता है और जिसके ऊपर वह विक्षुब्ध हो जाता है कहलाता है, क्या कहलाता है, वो कहलाता है क्रिटिकल वेलोसिटी। क्या कहलाता है बच्चों, क्रिटिकल वेलोसिटी कहलाता है। मतलब जो है वो क्रिटिकल वेलोसिटी कहलाता है, क्रांतिक वेग कहलाता है। यानी टर्बुलेंट लाइन से ऊपर जहाँ चला जाता है तो वो क्रिटिकल वेलोसिटी होता है। ये बात समझ में आया। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो देखिए ये 29 नंबर का सवाल क्या है कि स्टील वायर इज लोडेड बाय 2 kg। स्टील वायर इज लोडेड बाय 2 kg वेट। इफ रेडियस ऑफ वायर इज डबल देन इट्स एक्सटेंशन विल बी। तो देखिए क्या होता है, स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है, स्ट्रेस इक्वल टू जो होता है वाई इंटू स्ट्रेन होता है dl बाय एल, और स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स बाय एरिया होता है। अब देखिए इसमें क्या है कि 2 kg है और इसका रेडियस को जो है डबल कर दिया जाता है, रेडियस को डबल कर दिया जाता है। रेडियस को डबल करेंगे तो क्या होगा, एरिया क्या हो जाएगा, एरिया जो होता है पाई r², और 2 है तो 4 हो जाएगा, यानी 4 गुना, एरिया 4 गुना हो गया। एरिया कितना हो गया, 4 गुना हो गया। तो क्या होगा, अब वेट 2 kg है, वेट में कोई चेंज नहीं किया गया है, तो कितना हो जाएगा 2 बाय ए इक्वल टू वाई dl बाय एल। ये पहला इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन कितना हो जाएगा 2/4 ए, एरिया 4 टाइम्स हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा कि रेडियस जो है 2 गुना किया गया है, वाई और क्या हो जाएगा यहाँ पे dl1 मान लेते हैं बाय एल। और दोनों को अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अगर हम लोग दोनों बार डिवाइड करेंगे ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा लेफ्ट साइड, क्योंकि ये सब कट जाएगा, ये नीचे जो है ऊपर चला जाएगा 4 हो जाएगा, ये एल कट जाएगा, एल कट जाएगा, वाई कट जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा dl बाय dl1, तो कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा 1/4। तो कितना हो जाएगा बच्चों 1/4 हो जाएगा। 19 का सी नंबर आंसर, 19 का सी नंबर आंसर हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल देख 32 नंबर का सवाल देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा पैरामीटर पदार्थ की थर्मोडायनेमिक्स स्थिति की विशेषता नहीं है, यानी विच ऑफ द फ्लोइंग पैरामीटर्स डज नॉट करेक्टराइज द थर्मोडायनेमिक स्टेट ऑफ मैटर। तो देखिए थर्मोडायनेमिक्स में जो होता है, जो इक्वेशन होता है PV=nRT, तो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये 3 थर्मोडायनेमिक्स पैरामीटर है, वर्क नहीं है वर्क पे, तो इसमें क्या हो जाएगा वर्क, कार्य इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद तो ब्लैक बॉडी कौन है, जो ऑब्जर्व करता है हीट को, एक गुड ऑब्जर्वर और गुड रेडिएटर, जो रेडिएट करता है
ब्लैक बॉडी जो रेडिएट करता है और जो ऑब्जर्व करता है, रिफ्लेक्ट नहीं करता है, उसको ब्लैक बॉडी कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, खोखले बाड़े के अंदर काला हो गया और एक छोटा सा छेद हो गया। तो क्या नंबर ऑप्शन होगा, डी नंबर। ये बात समझ में आया। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। 31 का सवाल क्या है, किस गैस के 1 मोल के लिए ताप T पर गैस के अणुओं की स्थानांतरित गतिज ऊर्जा होती है? कितना हो जाएगा, 3/2 RT। ये सब फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, 3/2 RT। हम नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, क्या है, गैसों के गतिज सिद्धांत के अनुसार परम शून्य ताप जब हो जाता है तो आणविक का गति रुक जाता है, पॉइंट हो जाता है कोई भी पदार्थ, तो क्या हो जाएगा, आणविक गति रुक जाती है, सी नंबर। नेक्स्ट जाते हैं हम लोग, गैस में ध्वनि तरंग होती है। गैस में ध्वनि तरंग को क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलते हैं, केवल अनुदैर्ध्य। क्या हो जाएगा, गैस में ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग होगा, 36 का ए। कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट सवाल जाते हैं हम लोग, करा कि अधिक कोई तरंग 2.5 सेकंड में 20 कंपन पूर्ण करती है तो इसकी आवृत्ति कितना हो जाएगा? तो आवृत्ति कितना हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति क्या होता है, नंबर ऑफ कंपन, 1 सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। तो कितना हो जाएगा, 20 कंपन कर रहा है, तो 20/2.5 कितना हो जाएगा, हो जाएगा 8 हर्ट्स हो जाएगा, 37 का डी। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, यदि लोलक 1 मिनट में 78 बार दोलन करता है तो उसका लोलक की आवृत्ति कितना हो जाएगा? तो लोलक का आवृत्ति कितना हो जाएगा, 1 सेकंड में किए गए दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। तो फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ दोलन 78 और नंबर ऑफ सेकेंड कितना है, 1 मिनट यानी 60 सेकेंड। इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको हम लोग डिवाइड करते हैं 10 से करते हैं तो कितना हो जाएगा, 10 से इसको डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 6, इसको 10 से करते हैं तो 7.8 और 6 से करेंगे 6 1 जा 6 और 6 1 जा 6 तो लगभग 1.2, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, इतना फ्रिक्वेंसी हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट इसेंशियल फॉर SHM? SHM के लिए क्या जरूरी नहीं है, पर्सन। ये बात समझ में आया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग, और अंतिम सवाल है कि SHM क्रियान्वित करने वाले कण पर प्रत्यानयन बल कार्य करता है, यानी द रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM इज, क्या होगा, विस्थापन के सीधे समानुपाती, विस्थापन के विपरीत अनुपातिक, विस्थापन के समान दिशा में निर्देशित, विस्थापन से स्वतंत्र। क्या होगा, तो रिस्टोरिंग फोर्स जो होता है विस्थापन के सीधे समानुपाती होता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, SHM ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें जो क्वेश्चंस आप देखें, मॉडल क्वेश्चन में क्या देखें कि बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है, कुछ क्वेश्चंस जो है फार्मूला बेस्ड है, कुछ क्वेश्चन जो है मतलब मेमोरी बेस्ड है, इस तरह का क्वेश्चंस है। तो आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट जो है लेके आएंगे मॉडल सेट। तो लाइक कीजिए और पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।